से होंगे मेरे दोस्तों। आज बात करने जा रहा हूँ पोर्चुगल और स्पेन के इमिग्रेशन के हवाले से। कुछ मज़ीद आप लोगों को अपडेट दूंगा। इस एक डेढ़ महीने में क्या इमिग्रेशन में चेंजेस आई हैं पोर्चुगल के हवाले से, स्पेन के हवाले से, वो सब आप लोगों से डिस्कस करूंगा। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि जो पुर्तगाल में एंटी इमिग्रेंट पार्टी है, उसने हुकूमत के साथ मिलके बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में सख्ती की है। वो क्या मेजर चेंजेस हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि स्पेन इमिग्रेशन भी ख़तरे का शिकार हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी हैं उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके केसेस दायर किए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन में भी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से तमाम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बात करूंगा पुर्तगाल की, कि पुर्तगाल में 3 मेजर चेंजेस की गई हैं इमिग्रेशन के हवाले से। सबसे पहले जो मेजर चेंजेस की गई है, कहा ये गया है, ये लॉ भी तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, लेकिन सिर्फ इनकी जो लॉ बुक है, जो इनकी डायरी है, उसमें लिखा नहीं गया। वो क्या लॉ है, नेशनलिटी को लेकर है। उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले ये होता था यहाँ पे कि अगर आप पोर्चुगल में आ जाते थे तो आपके फाइल लॉक के टाइम से लेकर आपके 5 साल पूरे करने तक आपको नेशनलिटी मिल जाती थी, आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल जाता था। इसमें इन्होंने मेजर चेंजेस किए। जो यहाँ की एंटी इमिग्रेंट पार्टी है, उसने पार्लियामेंट से वोटिंग करवा के, सदर से साइन करवा के ये इम्प्लीमेंट अभी हुआ तो नहीं है ये इम्प्लीमेंट, लेकिन ये किसी वक्त भी यहाँ की डायरी में लिखा जा सकता है, जो इनकी लॉ बुक है। चेंजेस क्या किए हैं, पहले यहाँ ये होता था कि अगर आप यहाँ पे आ जाते थे तो 5 साल का अरसा दिखा के आप नेशनलिटी अप्लाई करते थे। जब आप नेशनलिटी अप्लाई कर देते थे तो तकरीबन देखा ये गया नॉर्मली कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर लोगों को पासपोर्ट मिल जाते थे। अब यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि इन्होंने कहा है कि पहला रेजिडेंस कार्ड जब आपको मिलेगा, उस पहले रेजिडेंस कार्ड से लेके 10 साल आपको पूरे करने हैं। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये टोटल 17 साल का गेम चला गया है। वो इस तरीके से कि अगर पहला कार्ड किसी को 3 साल में मिला, पहला रेजिडेंस कार्ड अगर आपको 3 साल में मिला, तो 3 साल से टाइम आपका स्टार्ट होगा 10 साल पे, और फिर जो 10 साल से लेके जो 3 साल और ये 4 साल प्रोसेसिंग में लगाएंगे, तो ये टोटल पासपोर्ट का गेम जो है वो 17 साल पे जा चुका है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी भी लोग नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं। हर चीज़ हो चुकी है, लेकिन सिर्फ लॉ बुक में इन्होंने जिस दिन लिख दिया उस दिन से ये इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, इसके ऊपर मज़ीद वजाहत मैं आपको करूँगा, बताऊँगा। दूसरा बड़ा चेंज इन लोगों ने मेरे दोस्त ये किया कि पहले यहाँ पर ये होता था कि अगर आप पोर्चुगल आते थे कपल और यहाँ पे बेबी प्लान कर लेते थे, अगर आपका बेबी हो जाता था और आप ये शो करते थे कि आपको 1 साल का अरसा यहाँ पे गुजरा है, या आप अपने कई आयमा में तो ये देखा गया कि उन्होंने 1 साल का अरसा भी मांगा है और 12 टैक्स कंट्रीब्यूशन भी मांगे हैं। लेकिन कई आयमा में सिर्फ 1 साल का प्रूफ दिखाने के बाद आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होता था उसको पासपोर्ट मिल जाता था, यूरोपियन शेंजन पासपोर्ट यानी कि पोर्चुगीज़ पासपोर्ट। अब ये सिलसिला इन्होंने ख़त्म किया है यहाँ पे, और अब ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। अब ये बताया जा रहा है कि अब वो तमाम लोग जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनके पास पहली रेजिडेंसी है, वो अपने जब 5 साल पूरे करेंगे फर्स्ट रेजिडेंसी से, पूरे लीगल 5 साल पूरे करने के बाद उनका जो यहाँ बेबी होगा, उनको उस बच्चे को पोर्चुगीज़ पासपोर्ट मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, तीसरा बहुत बड़ा चेंज ये लोग ये करने जा रहे हैं, तकरीबन लॉ ये भी अप्रूव हो गया है, लेकिन ये भी अभी तक इनकी डायरी में नहीं लिखा गया है। वो ये है कि आर्टिकल 92 को ये ख़त्म करने जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जैसे पहले मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था, आप यहाँ शेंजन वैलिड वीज़े पे आके यहाँ मैनिफेस्ट अप्लाई करते थे और उसके बिहाफ पे आप टैक्सेस वगैरह भर के आप रेजिडेंस कार्ड ले लेते थे। तो हो ये रहा था कि मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म करने के बाद लोग यहाँ पर वैलिड शेंजन वीज़े पे आ रहे थे आर्टिकल 92 में, चाहे वो 50 साल का आदमी हो, चाहे वो 60 साल का आदमी हो, चाहे वो एक लड़का ही क्यों ना हो, तो वो कोई भी 15 महीने का 18 महीने का कोर्स लेकर यहाँ पे वो अपना टूरिस्ट वीज़े को रेजिडेंस कार्ड में कन्वर्ट करवाते थे। वही रेजिडेंस कार्ड, स्टूडेंट कार्ड इनको नेशनलिटी तक लेके जाता था। इसको भी ये लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इनकी तय हो चुकी हैं, किसी वक्त भी इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये चाहते हैं वो तमाम लोग जो यहाँ पर स्टडी के लिए आना चाहते हैं, वो ओरिजिनल और जेन्युइन होने चाहिए। वो इस तरीके से कि जो इनके होम कंट्री में इनकी पोर्चुगीज़ एम्बेसी है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पोर्चुगीज़ एम्बेसी है, तो जो भी यहाँ पर पढ़ाई करना चाहता है स्टूडेंट है, वो उस कॉन्सुलेट में दरख्वास्त देगा, पहले यहाँ एडमिशन लेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन देगा, वीज़े की दरख्वास्त देगा, वहाँ पे एम्बेसी उसका छानबीन करेगी। अगर तो वो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है तो उसको वीज़ा दिया जाएगा, फिर वो यहाँ पर आके पढ़ाई करेगा। तो ये कुछ चेंजेस ये लोग करने जा रहे हैं। एक चीज़ इसमें और ऐड करूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, तो आपको पता होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। पोर्चुगल में काम की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे नौकरियाँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये और यूरोपियन कंट्री की तरह, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे काम इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आप मेरी पूरी हिस्ट्री देखें तो मैंने इसी पे बहस की है कि जब भी यहाँ पर आ रहे हैं तो सोच समझ कर आएँ, कोई स्किल सीख कर आएँ, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हो ये रहा था, वो तमाम लोग जो लोग 5 साल का सोच के इस कंट्री में आए थे, और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ दुबई, कतर, सऊदीया, बहरीन, पाकिस्तान या
पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आई थी, तो उनके हस्बैंड जो हैं क्यों यहाँ काम ना होने की वजह से वो काम करते थे दूसरे कंट्री में, अपनी फैमिलियों को उन्होंने यहाँ रखा हुआ था। अब जब मेरी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मुर्तज़ा भाई 5 साल का अरसा तो हमने ये सोच लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं यहाँ। तो वो ये कहते हैं कि हमने 5 साल का अरसा तो ये सोच लिया था कि कैसे तैसे अपनी फैमिलीज़ को यहाँ रखकर पासपोर्ट दिलाकर किसी तरीके से नेशनलिटी तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब उनका ये कहना है कि मामला जो है वो 17 साल पे जा रहा है, तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि हम दुबई से, सऊदीया से, बहरीन से, कतर से हम अपनी फैमिलीज़ को यहाँ 2-2 हज़ार यूरो पे करते हैं, और हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ भी अपने खर्चे चलाने होते हैं दुबई में, तो हमारे पास 1 रुपया नहीं बचता। तो ये तो नामुमकिन है कि अब इस चीज़ को हम 17 साल तक खींचेंगे। तो वो तमाम लोग तो यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हैं। ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, अब बात करूँगा स्पेन के हवाले से। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्पेन की इमिग्रेशन भी खटाई में पड़ सकती है, और कल 13 मई है। 13 मई में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है, और हो सकता है ये फ़ैसला जो है वो उनके इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ आ जाए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि यूरोपियन यूनियन में स्पेन के जो एंटी इमिग्रेंट्स पार्टी है, उन्होंने जा के वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है। उन्होंने बोला है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आप लोगों को लीगलाइज़ कर देंगे तो वहाँ के जो लोकल शहरी हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं स्पेन में था, तो स्पेन के जो लोकल लोग हैं उनका भी यही कहना था, क्योंकि मैंने लोकल लोगों से भी जाके बात की, आप लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचाई, इंटरव्यू में दिखाया कि उन लोगों का क्या कहना है। तो उनका भी कहना यही था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर तुम इमिग्रेंट्स को लीगल कर दोगे तो हमारी नौकरियों पे भी मुसीबत आ सकती है। यूरोपियन यूनियन का भी यही कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर तुम लोगों को, जो इलीगल लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उसमें क्रिमिनल भी होंगे, छांटो उसको, अगर तुम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लीगल करोगे तो वो तमाम लोग जो लीगल होंगे उसके बाद वो सोशल बेनिफिट लेंगे, या उनका जो मेडिकल सिस्टम होगा तो उसको तुम कोप नहीं कर पाओगे। तो अभी भी स्पेन इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। कल आप समझ लें दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। या तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैन लगा। अच्छा मेरे दोस्तों, मुमकिन है कि अगर कोर्ट ने फैसला ना दिया, इसको फ्रीज़ नहीं किया, तो जितने भी इमिग्रेंट हैं जिन्होंने फाइलें जमा कराई हुई हैं वो इंशाल्लाह उन लोगों को कार्ड मिलेगा, और ये हुकूमत के हक़ में समझा जाए। मेरे दोस्तों, अगर कोर्ट ने आर्जी पाबंदी लगा दी तो पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ महीनों के लिए फ्रीज़ हो सकता है, उसके ऊपर मज़ीद समाअत होगी और सारी चीज़ें फिर जो हैं वो खटाई में पड़ जाएँ। स्टे ऑर्डर से किन लोगों पर असर पड़ेगा, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जिनके पास स्पेन के पेपर्स नहीं हैं, जिनके असाइलम फ़ाइल लगी हुई है या रिजेक्ट हुई है, जिनके रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो गए, या जो जून 2025 से पहले स्पेन में मौजूद थे। मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा स्पेन ने अप्रैल 2026 में एक नया कानून मुतारिफ़ कराया था, मंजूर किया था, जिसके तहत तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 लाख गैर कानूनी रेजिडेंस कार्ड वाले को कानूनी पेपर्स देने और वर्क परमिट देने का ऐलान किया था। वो ये इन्होंने किया क्यों था? वो इन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि स्पेन में ना बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इल्लीगल हैं। अब होता वहाँ पे क्या है, जब आपके पास पेपर्स नहीं होते तो आप इल्लीगल काम करते हो लोगों के पास जा के, तो उससे ये होता है कि हुकूमत को हर चीज़ पता है, तो उससे ये होता है कि जो टैक्स हुकूमत के पास आना है, लोग अगर लीगल काम करेंगे तो टैक्स हुकूमत को आएगा। अब इल्लीगल छुप छुपा के काम करने में हुकूमत को टैक्स में भी नुकसान हो रहा था। तो हर मुल्क जो है अपने फ़ायदे के लिए वो चाहता है कि उसको टैक्स मिले, लोगों को भले लीगलाइज़ किया जाए ताकि हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बस ये छोटी सी वीडियो मेरे दोस्तों बनाने आया था, आपको बताने आया था। इंशाल्लाह कल देखें क्या इसका अपडेट आती है, क्या इसका नतीजा निकलता है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।